नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे युवा राजनेता हैं जो एक बेहद महत्वपूर्ण पद पर इसलिए भी हैं कि पद तो उनके पास पहले भी रहा और वो भी अच्छा खासा विधि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पद रहा, लेकिन वो देश के सबसे स्वच्छ शहर के प्रथम नागरिक हैं, महापौर हैं। राजनीति कभी फूलों की सेज नहीं है, लेकिन वो आए हैं तो दृढ़ इरादे से आए हैं। मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, सीनियर लेकिन युवा नेता और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव। बहुत स्वागत करता हूँ भार्गव। नमस्कार। नाम आपका बड़ा दिलचस्प है और मैं जब इसके बारे में टटोल रहा था शब्दकोश को तो पता चला कि शुंग वंश का एक प्रतापी राजा, और एक जगह मुझे ये भी अर्थ मिला इसका कि सर्वश्रेष्ठ का मित्र। तो ये दोनों शब्द मिले तो मुझे ऐसा भी बताया गया कि शायद आपके पूज्य बाबूजी का ये सोच रहा है। तो नाम का हमारे यहाँ सनातन परंपरा में बड़ा महत्व है, बड़ा अर्थ है। कैसे ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही भिन्न प्रकार का नाम है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर और थोड़ा हमें सोचने पर मजबूर करने वाला नाम है। जी, मैंने पिताजी से जब थोड़ी समझ आई तो पूछा कि मेरा नाम पुष्यमित्र क्यों रखा। हाँ और इसका अर्थ क्या है जी, कि सामान्यतः बहुत कम नाम ऐसे पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा जन्म होने वाला था तब मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था आचार्य चतुरसेन का, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो राजा बृहदत्त की सेना के सेनापति थे। तो अपने ही राजा को वध करके वो राजा बने थे। पुष्यमित्र शुंग भारत के चक्रवर्ती सम्राट रहे। उन्होंने भारत की सीमाओं को वापस वहाँ तक ले जाने का काम किया जहाँ तक पहले वो थीं। एक तो ये कारण था, दूसरा उनका मानना था कि पुष्य नक्षत्र जो होता है वो सबसे शुभ होता है। कोई भी खरीदारी होती है, कोई शुभ काम होता है, वो पुष्य नक्षत्र में होता है। तो शुभ का कोई मित्र रहे, जैसे आप सर्वश्रेष्ठ का कह रहे थे। तो उस कारण से हमेशा मित्र भाव बना रहता है। जी जी। निश्चित तौर पर राजनीति में आप आए हैं तो अनेक संभावनाएं भविष्य के लिए हैं, लेकिन आपको देखकर ये ज़रूर लगता है कि सर्वश्रेष्ठ या शुभतावादी व्यक्तित्वों से आपकी मित्रता खूब रही है और आप भी एक उसी तरह के व्यक्तित्व हैं। और ये पारिवारिक संस्कार और मुझे लगता है सनातन परंपरा से आपका जो गहरा और आत्मिक जुड़ाव है, तो इस पर भी रोशनी डाली। देखिए, मेरा सौभाग्य रहा कि पढ़ाई के अंतिम दौर में शाखा में जाने का मुझे अवसर मिला। और हमारे माननीय चिताम्बरे जी हैं, अभी तो बहुत वयोवृद्ध हैं वो, लेकिन अभी भी नियमित संघ की चिंता करते हैं। तो वो उंगली पकड़ के शाखा में ले गए। शाखा में वो सारे संस्कार मिले, वो सारी चीज़ें समझ में आई कि एक व्यक्ति की समाज में क्या भूमिका है और व्यक्ति के स्वयं के विकास के साथ साथ उसके विकास की समाज के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, एक अपने राष्ट्र के लिए उसकी क्या भूमिका है। तो वो थोड़ी समझ में आई। जब वो थोड़ी समझ में आई तो उसके लिए क्या काम कर सकते हैं, ये प्रेरणा भी वहीं से मिली। तो वैसे ही धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई। संघ के स्वयंसेवक के नाते कॉलेज में गए तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव हो गया। विद्यार्थी परिषद में एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला कि शिक्षा के व्यापारीकरण, बाजारीकरण के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, देश में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही हो तो एक देश के नौजवान की क्या भूमिका हो, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो। तो इन सब पर लगातार विद्यार्थी परिषद में रहकर काम किया। वैसे ही धीरे धीरे, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो सेमी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं तो ये कहता हूँ खुल के कि जो देश की राजनीति को बदलने की बात करे वो एक गैर राजनीतिक छात्र संगठन नहीं हो सकता है। तो वहाँ से वो सब संस्कार और देश हित में काम करने की प्रेरणा मिली है। उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। फिर युवा मोर्चे की राष्ट्रीय टीम में मुझे अनुराग ठाकुर जी के साथ काम करने का मौका मिला। इस बीच मैंने अपने लिखने पढ़ने का काम जारी रखा। अब चूंकि मैं विधि का विद्यार्थी था तो साइबर लॉ में मैंने डिप्लोमा किया मुंबई से,
वहाँ भी विद्यार्थी परिषद का काम किया। साइबर लॉ के डिप्लोमा के बाद वहीं से नॉर्थ ईस्ट में 2 वर्ष एज अ वॉलंटियर मैंने विद्यार्थी परिषद के वॉलंटियर के रूप में काम किया। और उस समय बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हो या नॉर्थ ईस्ट के यूथ को मुख्य धारा में जोड़ने का काम हो, तो आज का जो नॉर्थ ईस्ट आप देखते हैं ये संघ का लगभग 100 साल का प्रयास है, तब जाके नॉर्थ ईस्ट एक भाव से जुड़ा हुआ हमको दिखता है। तो इन सब संस्कारों के कारण मुझे इंदौर की सेवा करने का मौका मिल रहा है। आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि जिस तरह से संस्कार मिलते गए, आगे बढ़ते गए, लेकिन एक मौका आता है जब आप निर्णय लेते हैं। एक अच्छा सुनहरा पीरियड है, एक करियर है, विधि के क्षेत्र में पद भी है, और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि क्या करना है। अब सक्रिय राजनीति में जाने का निर्णय लेना है, ये सब छूटेगा, घर कार्यकर्ताओं का आना जाना होगा, आप भी जाएंगे, दिन रात कुछ समयबद्ध नहीं होगा। कहीं कोई दुविधा थी घर में, आपके मन में नहीं थी, परिवार के मन में थी? किसी ने कोई संशय व्यक्त किया? कैसा था वो क्षण? नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा परिवार में इस विषय पे जब से मैं जुड़ा था विद्यार्थी परिषद में या युवा मोर्चे में, तो ये तो मन में भाव था कि हम कभी पॉलिटिक्स में कुछ करेंगे जी। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब मुझे लगा कि हमको अपने काम से भी स्वयं को स्थापित करना चाहिए। और विद्यार्थी परिषद के भी हमारे कई सीनियर लोगों ने, संघ के भी कई सीनियर लोगों ने कहा कि वकालत में भी अच्छे लोग रहें। तो मैंने बहुत मन लगा के, विशेषकर 2007 से 2015 तक तो मैंने इंडिपेंडेंट वकालत की, ना किसी संस्था का, ना किसी फोरम का, ना किसी एसोसिएशन का, ना किसी सरकारी एजेंसी का मैं वकील रहा। मैं सीधे 2015 में पहली बार डिप्टी एजी बना जी। लेकिन राजनीतिक जुड़ाव रहा। जब जब भी चुनाव हुए, इंदौर में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, देश में हुए, मैंने अपनी जिम्मेदारी से भूमिका निभाई। और मन में जब भी हम लोग निकले, और थोड़ा सा 2010 के बाद देश भर में भी ये माहौल था कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अच्छे लोगों को जिनके पास कुछ करने की इच्छा है विजन के साथ, ऐसा हम भी कहते थे कि अच्छे लोगों को आना चाहिए। तो मुझे लगता है इंदौर मेयर के इलेक्शन के समय जब ये बात आई, तो इसी बात से कि अच्छे लोग आएँ और अच्छे लोग कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करें, इसके कोई एग्जाम्पल सेट हों। तो जब ये निर्णय हो गया, ये तो अचानक से ही हुआ निर्णय था, तो सबसे ज़्यादा ताकत ही मुझे परिवार ने दी। पिताजी ने, माताजी ने, धर्मपत्नी ने, वो तो पूरे 15 दिन तक उसने खूब प्रचार भी किया। तो समर सॉल्ट तो था एक तरीके से लाइफ का, जैसा आप कह रहे थे कि टाइम टेबल बद्ध जीवन को पूरा वो हुआ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें एडजस्ट हो गई। आपने जब कदम रखा तो देखा कि एकदम भीड़ हुजूम। आज मैं आपको देखता हूँ कि बहुत जल्दी आपने अडॉप्शन किया है, एडॉप्टेबिलिटी की प्रोसेस। आज आप बहुत सहज दिखते हैं मुझे, पहले भी सहज थे, लेकिन हाँ, उस समय एक चीज़ थी जो लगता था कि कैसे कैसे, फिर आप धीरे समझते हैं कि किसके साथ कैसे एडजस्ट होना है। अब आज आप देखते हैं और अपना पहला दिन देखते हैं महापौर के तौर पर, तो कैसा लगता है कि हाँ, अब एक खांचे में आप फिट हो रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, अब 2 साल बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। और तीसरा, जो मेरा कानून की जानकारी थी, मुझे जो लॉ की अंडरस्टैंडिंग थी, वो चीज़ों को तेज़ी से समझने में तो बहुत मदद करती है, लेकिन जो जनता की अदालत है, जो जनता के बीच जाकर काम करने की पॉलिटिक्स है, जो जनता आधारित और जिसको हम कहते हैं कि लोगों के लिए निर्णय लेना, लोगों के लिए काम करना, वो एक अलग कला भी है और एक अलग सीख भी है। तो मैंने पूरी सीख ली, मैं ऐसा तो नहीं कहता, लेकिन 2 साल में अब मुझे समझ में आने लगा है कि दिखने, होने और करने में, तीनों में फ़र्क है। और जो हम देखते हैं उसको देखकर सीखना और फिर करना, इसमें कोई कितना भी ज्ञानवान हो उसको समय लगेगा। तो मैं लगातार सीख रहा हूँ, पर अब मुझे सही निर्णय करने का कॉन्फिडेंस आ गया है। जो नए लोग राजनीति में आए हैं या आना चाहते हैं, दिखने, होने और करने,
इन तीनों के फ़र्क को समझना, ये बड़ा अच्छा मंत्र दिया है पुष्यमित्र जी ने, और इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये समझ गए आप तो मुझे लगता है कि शायद राजनीति की धुरी को और राजनीति के पूरे चरित्र को आप समझ गए। क्योंकि यहाँ कई बार आपके आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और कई लोग और कई व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो दिखती कुछ और हैं और वास्तव में वो कुछ और होती हैं। तो ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जी सैद्धांतिक पक्ष से भी अगर अपन देखेंगे तो एक्चुअल ज़मीन पर उतरकर जब आप राजनीति करते हैं, सीधे जनता से जब आपका जुड़ाव होता है, तब आपको असलियत में समझ में आता है कि निर्णय लेना और निर्णय करवाना और उसको उसी अर्थों में लोगों को समझाना, ये ही असली राजनीति है। मैं राजनीति के शीर्ष पर बैठे कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड भी मैंने पूछा है कि जब आप किसी टॉप एपिकल पोस्ट पे राजनीति में पहुंचते हैं या किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, ब्यूरोक्रेसी में या एक एडिटर के तौर पर भी, तो कुछ लोगों का एक समूह बनता है जो चाहता है कि वो बड़े एफिशिएंट लोग होते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके नज़रिए से पूरी वर्किंग को देखें, या वो व्यक्ति भी अपनी मसरूफियत के चलते, व्यस्तता के चलते उस ग्रुप पर डिपेंड करता है। इससे कुछ चैलेंजेस होते हैं, मैं नहीं कहता हर बार, मोदी जी बहुत अच्छे से हैंडल करके इस टीम को चलते हैं, फिर भी बातें तो होती ही होती हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इस तरह का किसी अनुभव से आप भी गुजरे शुरू? नहीं, मुझे लगता है कि हर राजनीतिज्ञ को जीवन भर रोज़ इस अनुभव से गुजरना पड़ता है। मैं आपकी इसके लिए अप्रिशिएट करूँगा। उसका एक मैं प्रैक्टिकल सा आंसर आपको देना चाहूँगा। आप जिस भी वर्किंग फील्ड में हैं राजनीति को छोड़ के, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप वकील हैं, तो आप अपने केस के बारे में कुछ एक लाइन सोच सकते हैं, पर वहाँ निर्णय लेने वाला जज है, तो किसी न किसी दिन कोई निर्णय उसका होगा और उसको सही गलत करने वाला कोई व्यक्ति है। आप अगर एक ब्यूरोक्रेट हैं तो ब्यूरोक्रेट के पास भी अपनी सीधी लकीर है, कानून की लाइन है कि उस पर उसको चलना है। लेकिन एक पॉलिटिशियन के पास, एक राजनीतिज्ञ के पास हर चीज़ के, हर व्यक्ति की दृष्टि से अलग उसकी समझ और उसका इंटरप्रिटेशन होता है। हर चीज़ में हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है। उन सब के बीच में से रास्ता खोजना और उस पर सबको कन्विंस करना, उनको भी जिनके पास अपनी सीधी लाइन है, ये सबसे कठिन काम है। इसीलिए अगर आज भी आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हों, या इसके पहले भी जितने तमाम लीडर रहे, वही बड़ा लीडर बन पाया जिसने अपनी आइडियोलॉजी को, अपने विचार को, अपने एग्जीक्यूशन के जो आइडियाज़ थे उनको लोगों से एक्सेप्ट करा लिया। तो जो ये ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और उसकी काम करने की ताकत बढ़ेगी। ये भी आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि आपका जो दर्शन है वो जनता को स्वीकार्य हो, ये एक बड़ी बात है। इंदौर की तरफ मैं लौटूं तो किसी भी महानगर का जो महापौर है वो राजदूत है उस शहर का, और वो उस शहर की नब्ज़ को समझता है। इंदौर एक बेहद खूबसूरत शहर है, मध्य प्रदेश का ही नहीं, देश का। आर्थिक राजधानी तो है ही मध्य प्रदेश की, लेकिन कला, संस्कृति और विद्वान लोगों का शहर है। बाज़ार का संकट है, बाज़ार का हमला है। बाज़ार चाहता है कि वो शहर उसके हिसाब से चले, उस शहर में वो तमाम चीज़ें हों जो बाज़ार तय करता है। और बाज़ार की इस आंधी में सबसे पहले विक्टिमाइज जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं संस्कृति, कला और उस शहर का एक परंपरा से चला आ रहा एक कल्चर, आचार विचार। इंदौर इस समय इसी चुनौती का सामना कर रहा है। ड्रग्स, ट्रैफिक जाम, स्वच्छता को तो आपने बचा कर रखा है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये आगे भी जारी रहे। कैसे आप इंदौर को बचाने के लिए इन हमलों से कैसे तैयारी कर रहे हैं? इंदौर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है यहाँ की जनभागीदारी का मॉडल। जनता यहाँ की चीज़ों को ओन करती है। मान लीजिए मैं भी कोई गलती करता हूँ तो जनता उस पर तुरंत रिएक्ट करती है और वो रिएक्शन आपको फील होगा। तो कई बार गलती नेचुरल होती है, कई बार अपनी नासमझी से भी होती है, अपनी कम समझ के कारण भी होती है। तो जनता उस पर रिएक्ट करती है। जो दोनों बातें आपने कही, चाहे ट्रैफिक या ड्रग्स, इस पर जनता का रिएक्शन शुरू हो गया है।
तो लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को कुछ करना पड़ेगा। इसी ने, इस तासीर ने, इस बिहेवियर ने, जैसे हम देश भर में मैं जाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, या मुझसे पहले जो मेयर थे उनसे भी पूछते हैं, सांसद जी से भी पूछते हैं, कैलाश जी से पूछते हैं, या इंदौर का जो भी नेता कहीं भी जाता है तो उनसे पूछते हैं कि आप ही नंबर 1 क्यों आते हो। तो उनको वो बात समझ में नहीं आती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इंदौर का जो जनभागीदारी का मॉडल है, इंदौर के लोगों का इंदौर को ओन करने का जो मॉडल है, जैसे मैं अपने घर को ओन करता हूँ कि ये मेरा घर है, इसका बरामदा साफ रहे, वैसे लोगों ने अपने इंदौर को ओन कर रखा है। और बाहर से भी जब लोग यहाँ आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र से इंदौर में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन, चाहे विंध्य हो, भिंड हो, मुरैना हो, जबलपुर से हो, नीमच से हो, हर तरफ से यहाँ है। राजस्थान से भी है, गुजरात से भी है, महाराष्ट्र से भी है। थोड़े दिन में महाराष्ट्रियन, गुजराती, राजस्थानी या कोई भी व्यक्ति है वो इंदौरी हो जाता है, और इंदौरी भाव है अपने शहर को ओन करने का। तो उस कारण से जिसको आप कह सकते हैं कि एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। महानगरों और निकायों की एक चुनौती जो मुझे समझ में आती है कि महानगरों में जो भी सिविक बॉडीज़ हैं उनके दायित्व तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य शुरू से रहा कि टैक्स पेयर्स नहीं हैं जो ईमानदारी से दें पैसा, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो। लोगों को पता नहीं, इनकम टैक्स को देने में बड़ा आसानी रहती क्योंकि शायद उसके दांत और नाखून चुभते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि आप पॉलिटिकल कमिटमेंट और वेलफेयर स्टेट के चलते रातों रात ये भी नहीं कर सकते कि हमलावर हो जाएं, नाखून चुभाने लगें, लेकिन सिविक बॉडीज़ की जो माली हालत है, एक महापौर के नाते आपसे बेहतर कौन समझता हो, कैसे चैलेंज का सामना करेंगे? तो आपकी बात का मोटा मोटी जवाब ये हो सकता है कि जहाँ एक और सारी चीज़ें निकाय आधारित हैं, क्योंकि 74वें संशोधन के बाद से देश भर में चाहे पंचायतें हों या नगरीय निकाय हों, इनको एक मजबूती तो मिली है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों को एग्जीक्यूशन निकायों के थ्रू करना है। लेकिन मैं अपने 2 साल के अनुभव से थोड़ा प्रामाणिक तौर पे ये कह सकता हूँ कि 74वें संशोधन को और संशोधन की आवश्यकता है। निकायों में जनप्रतिनिधियों को लिटरेट करने के साथ साथ और पावर देने की ज़रूरत है, ताकि उनके आइडियाज़ एग्जीक्यूशन में उनको किसी और की तरफ देखना ना पड़े। आज भी मध्य प्रदेश के ही नगर पालिका अधिनियम का आप उदाहरण ले लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में निर्णय लेने में, पॉलिसी डिसीजन के निर्णय लेने में हमको सरकारों की तरफ देखना पड़ता है, जहां वो अपनी पेचीदगियों में कई सारी चीज़ें उलझी रहती हैं। फिर भी मध्य प्रदेश का जो नगरीय निकाय का कानून है, विशेषकर नगर निगम में जनप्रतिनिधियों की दृष्टि से देश में सर्वश्रेष्ठ 3-4 राज्यों में से एक है। पर बहुत बड़े अमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है अगर निकायों में अच्छा जनप्रतिनिधि और अच्छा सिस्टम खड़ा करने की आवश्यकता है। दूसरा, जनप्रतिनिधियों को कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे। जैसे 2011 के बाद मैंने पहली बार अभी टैक्स बढ़ाया, पानी का टैक्स भी बढ़ाया, प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाया, स्वच्छता में कमर्शियल का कर भी बढ़ाया, और साथ में कई सारी वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम भी हम लेकर आए। तो आत्मनिर्भर तो निकाय बन सकती हैं, टैक्स कलेक्शन के प्रयासों से कलेक्शन भी बढ़ सकता है, लेकिन सुविधाएं हमको देनी पड़ेंगी, उसमें हम कहीं ना कहीं अभी पीछे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स की तरह यहाँ भी स्लैब डिसाइड होने चाहिए? एक तरफ शहर के पॉश इलाके हैं, एक एक घर की कीमत 25-25 करोड़ और न्यूनतम 2-2, 3-3 करोड़ है, और एक तरफ स्लम ड्वेलर्स हैं, झुग्गी बस्तियां हैं। तो क्या उसी अनुपात में टैक्स भी, कि जिन्होंने 25 करोड़ का घर बनाया है, क्या वो साल में 50,000 नगर निगम को नहीं दे सकते? मुझे लगता है शायद इंदौर नगर निगम में तो ये सिस्टम अभी है। हमारे यहाँ रेड जोन्स बने हुए हैं, तो जो नगर निगम या कलेक्टर गाइडलाइन की दृष्टि से कॉलोनियाँ हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स का रेड जोन अलग है। जो उससे नीचे की कॉलोनीज़ या एरिया हैं, उनका रेड जोन अपना अलग है। कुछ मलिन बस्ती हैं जिसमें हम टैक्स लेते ही नहीं हैं, पानी के कनेक्शन का फ़ीस, टैक्स फ़ीस, तो वो ये स्लैब तो सिस्टम हमारे यहाँ बना है। लेकिन भारत सरकार का जो
ग्रांट देने का, फिनांस करने का सिस्टम है, वो रेट ऑफ टैक्स और कलेक्शन ऑफ टैक्स के आधार पे होता है। ओह। मध्य प्रदेश सरकार भी कहती है कि आप गाइडलाइन के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स लें और उसका इतना % कलेक्शन होगा तो ग्रांट मिलेगी। तो इसमें सबको चुनौती रहती है, क्योंकि कोई भी निकाय सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने या पानी का टैक्स नहीं भरने पे या स्वच्छता टैक्स नहीं भरने पे इनका कलेक्शन बंद कर दे, ये असंभव है। एक और जो चुनौती मुझे लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, लेकिन स्टेट को ये लग सकता है, स्टेट के टॉप लीडर्स को ये लग सकता है कि हम एक निकाय को इतनी सुविधा क्यों दे दें कि वो सीधे डायरेक्ट जनता से जुड़ जाए और वो उनके, तो उसमें बैठे जो लोग हैं इसका बेनिफिट तो उनके पास जाएगा। क्या इस तरह के किसी कॉन्फ्लिक्ट को भी आप महसूस करते हैं? इंदौर नगर निगम वैसे A+ कैटेगरी में आता है रेटिंग की दृष्टि से, और उस कारण से हम देश की पहली अर्बन लोकल बॉडी बने जिसने अपना पब्लिक इशू किया। मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि पब्लिक इशू के बारे में 2022-23 के बजट में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भाषण कर रही थी और उन्होंने कहा कि नाउ इट इज़ हाई टाइम कि अर्बन लोकल बॉडी शुड कम अप विद पब्लिक बॉन्ड्स, पब्लिक इशू। और मुझे अपनी टीवी देखते देखते बहुत खुशी हो रही थी कि इंदौर नगर निगम को अपना पब्लिक इशू लाने की परमिशन सेबी से मिल गई। वाह। तो हमने पानी के खर्चे को कम करने के लिए सोलर प्लांट लगाने के लिए पब्लिक इशू किया। 3 दिन का वो पब्लिक इशू ओपन किया था, करीब 250 करोड़ हमको चाहिए थे। तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, 250 करोड़ के बदले हमको 3 दिन में मिले 750 करोड़। और जब उसका पूरा सर्वे आया तो ये पता चला कि देश के 28 राज्यों ने इंदौर के लिए इन्वेस्ट किया है। तो खैर 250 की ज़रूरत थी तो बाकी तो हमको रिटर्न करना पड़ा, हम समय पे उसका इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। लेकिन रेटिंग की दृष्टि से A+ हैं हम, लेकिन जो आपने फिनेंशियल दृष्टि से पूछा है तो बाकी नगरीय निकायों की तरह इंदौर नगर निगम पे भी कर्जा है। मैं तो जो स्पष्ट और सही बात है आपको बता रहा हूँ, और उसको स्ट्रीमलाइन कर आत्मनिर्भर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं जिस तरह का आपको रिस्पांस मिला कि इंदौर नगर निगम एक क्रेडिबल फेस है। यस। और देश के 28 राज्य आपने बताया कि वो भी आगे आए, तो ये बहुत आशाजनक बात है। जैसा नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मुझे फंड जुटाने में कोई सड़क बनाने के लिए पैसे की दिक्कत नहीं है, तो इंदौर नगर निगम ने एक रास्ता यहाँ के युवा महापौर ने दिखाया है कि आप अगर संकल्प करते हैं तो जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा पैसा आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जो पैसा आपने जिस संयंत्र के लिए लिया वो कब तक पूरा हो जाएगा? ये सोलर प्लांट 60 मेगावाट का है जिसका काम अब शुरू हो चुका है। तो आने वाले 6-7 महीनों में ये 60 मेगावाट की सोलर से एनर्जी हमारी जनरेशन शुरू हो जाएगी। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना कम होगा इससे? करीब अभी हमारा पानी का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है जलूद से मां नर्मदा जी को इंदौर लाने का 25 करोड़ रुपए महीना। उसमें से 9 करोड़ रुपए महीने कम हो जाएगा। कमाल है, और ये तो बहुत बड़ी सफलता होगी। और ये भी 6-7 महीने के भीतर आप 6-7-8 महीने बाद वो शुरू हो जाएगा। बचत की तरफ बढ़ चलेंगे। और अगर खर्चा वर्चा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया 250 करोड़ का इंटरेस्ट वगैरह सब कर देंगे जी, तो करीब 6 साल में इसका ब्रेक इवन भी आ जाएगा। अरे कमाल है साहब, वाह, बहुत बढ़िया। कैलाश विजयवर्गीय जी आधुनिक इंदौर के पायनियर पॉलिटिशियन और प्रथम नागरिक हैं, और ये बड़ा सुयोग है कि जिस समय आपने ये दायित्व संभाला तो वो इसी विभाग के मंत्री होके फिर राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में, और मैं ये भी सुन रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है। और जैसा आपने कहा कि कैलाश जी के लिए इंदौर से बढ़ के कुछ नहीं और पुष्यमित्र जी के लिए भी इंदौर से बढ़ के कुछ नहीं, तो ये जो जोड़ी है ये भी कमाल कर रही है इंदौर में। मतलब मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका इंदौर के प्रति प्रेम, क्योंकि वो इंदौर को लेकर लगातार खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत क्विक रिस्पांस के साथ समझ के उन्होंने ऐसे दिशा निर्देश दिए जो इंदौर की कायाकल्प करेंगे। वैसे ही माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर के मेयर रहे, और वो जिस समय मेयर रहे 2001-2002 में, तो उन्होंने एक आगे के 20-25 साल के इंदौर का प्लान किया।
और वैसा ही मैं भी 20-25 साल की प्लानिंग के साथ काम कर रहा हूँ कि 2050 में कितना पानी चाहिए, तो नर्मदा जी का चौथा चरण लाना, अमृत 2 में हम वो कर रहे हैं। 2050 तक कितने पुल पुलिया सड़क चाहिए, तो उसकी अप्रूवल प्लानिंग तैयारी। और उसमें अब कैलाश जी का उसी विभाग के मंत्री होना, ये इंदौर के लिए सोने पे सुहागा है। और इसका फ़र्क 1 साल में क्या हुआ, मैं आपको बस वो एग्जांपल से बताता हूँ। डिजिटल इंदौर की हमारी कल्पना थी, हम मध्य प्रदेश के पोर्टल पे डिपेंडेंट थे, खुद का पोर्टल बनाने की परमिशन हमको मिल गई सरकार से, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो एक डिजिटल इंदौर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मास्टर प्लान की सड़कें बने तो एक बार में करीब 450 करोड़ में अभी हम 23 मास्टर प्लान का टेंडर कर चुके हैं। और उसकी शर्त ये रखी है कि हर 10वें दिन हम ठेकेदार को पेमेंट करेंगे ताकि वो टाइम बाउंड पीरियड में काम पूरा करे। तो चाहे मास्टर प्लान की सड़कें हों, नर्मदा जी का चौथा चरण हो, ट्रैफिक की दृष्टि से पुल का निर्माण हो, डिजिटलाइजेशन हो ट्रैफिक का, और ये दोनों तीनों चीज़ें ही शहर को आगे ले जाएंगी। तो इसमें अब जो रिस्पांस मिल रहा है, जो स्पीड आ रही है, इसके परिणाम आने वाले 3-4 सालों के बाद सीधे तौर पर भी दिखेंगे। अभी थोड़ा कष्ट तो होगा, पुल बनेंगे, सड़क बनेगी, पर 3-4 साल बाद लोगों को रिजल्ट दिखने लगेंगे और इसका असर 20-25 साल तक रहेगा। डॉक्टर मोहन यादव के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत क्विक डिसीजन है उनका, तुरंत वो निर्णय लेते हैं। और दूसरा एक और जो प्लस पॉइंट उनके लिए कहा जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और उससे जुड़े रोज़गार और इकॉनमी के मॉडल को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आपको लगता है कि ये भी एक बढ़िया समय है कि मध्य प्रदेश, जबकि सड़क, बिजली, पानी को 2003 में लक्ष्य लेकर पूरा कर चुका है, तो अब हेल्थ, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों सेक्टर अब तेज़ी से भागेंगे? मुझे तो भागते हुए दिख रहे हैं। मतलब आज जब उन्होंने बात कही और हमने उसको अखबार में पढ़ा भी था कि मध्य प्रदेश विल बी दी कार्गो हब। तो मध्य प्रदेश अगर कार्गो हब होता है, चाहे ये हमारी इंदौर मनमाड़ वाली लाइन है, ये बिज़नेस की दृष्टि से यहाँ अगर कार्गो आता है सेंट्रल इंडिया में, तो इस जगह से भारत के किसी भी सी शोर पे पहुँचना आसान होगा। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ आएगा वो अलग विषय है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही आएगा। तो वो जो उनका विज़न मुझे आज देखने को मिला, तो ये इस बात को बताता है कि इंटरनेशनल लेवल की प्लानिंग और लोकल लेवल पे इन्वेस्टमेंट के लिए हर रीजन में जाकर रीजनल समिट करना। समिट दिखने में छोटी है लेकिन प्रभाव बड़ा है। लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हो रहा है। दूसरा, वो जितनी तेज़ी से निर्णय लेते हैं वो चीज़ों को फास्ट करता है। ये कहा। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए पुष्यमित्र जी, और बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया। ये थे भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।